शून्य सदिश हम लोग कर लिए थे। इसके बाद आपको लिखना है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश 4 नंबर ना, सह आदिम सदिश। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश। लिखिएगा एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से जब दो या दो से अधिक सदिश, जब दो या दो से, एक ही बिंदु से जब दो या दो से अधिक सदिश निकलते हैं, जब दो या दो से अधिक सदिश निकलते हैं, निकलते हैं तो उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं। तो उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं, सह आदिम सदिश कहते हैं। देखिए एक ही पॉइंट वो है और इस जगह से कितने सदिश निकल रहे हैं, 3, तो ये क्या कहलाएंगे, सह आदिम। तो जैसे में ये बना लीजिए, हो गया। अब एक एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं 10.1। कुछ क्वेश्चन उसमें बता भी दिए थे, तब जाकर के हम 10.2 से स्टार्ट करेंगे बढ़िया से, ठीक है। 10.2 में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो उसमें एक्सरसाइज जल्दी पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। पहले उसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तब आगे हम खत्म कर पाएंगे। तो अभी आप 10.1 को देख लीजिए हल्का सा। देखिए 10.1 में सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण। 40 किलोमीटर मतलब यहाँ से लगभग हाजीपुर, और इसको दिखाने के लिए आपको आलेखीय निरूपित करना है। तो आलेखित में निरूपित करने के लिए 40 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इतना बड़ा कागज का यूज कहाँ से करेंगे, समझ में आया। तो इसके लिए आपको कुछ बुद्धि लगाना होगा। जैसे आप किलोमीटर कह रहे हैं, उसे कुछ नाम दे दीजिए, छोटा नाम दे दीजिए। जैसे किलोमीटर को ही आप सेंटीमीटर मान लीजिए, है ना, और कुछ मान करके उसके बाद उसको ग्राफ पर दर्शा दीजिए, हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि दिशा दिखाने के लिए हम ऐसे लाइन खींचते हैं, और जिसे आप वाई अक्ष बोलते हैं वो असल में क्या है, उत्तर है ना। जिसे वाई डैश बोलते हैं वो क्या है, दक्षिण है। और जो एक अक्ष है इधर, यानी कि ये पूर्व है, और ये वाला क्या है, पश्चिम है। अब सवाल पढ़िए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब, उत्तर से 30 डिग्री पूरब, मतलब उत्तर से पूरब जाना है कि पूरब से उत्तर, उत्तर से पूरब। तो उत्तर से पूरब की तरफ आप आइए, और कितना आइए, 30 डिग्री, और उसके बाद आप कितना दिखाना है आपको, 40 किलोमीटर क्या दिखाना है, विस्थापन। तो कभी भी याद रखें कि विस्थापन और समय में कौन स्वतंत्र होता है, किसे कंट्रोल नहीं कर सकते, समय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो समय स्वतंत्र है कि आश्रित है, स्वतंत्र है। आश्रित कौन है, विस्थापन। तो हमेशा एक अक्ष पर समय दिखाते हैं, और विस्थापन किस पर दिखाते हैं, वाई अक्ष पर। तो हमको इसी अक्ष पर अगर एगो कट मार दिए, तो एगो कट मारने का मतलब या तो 1 सेंटीमीटर होगा, और नहीं तो आप जो मानेंगे उसके हिसाब से। तो डिपेंड ये करता है कि तुम कई गो कट मारोगे,
समझ में आया। लेकिन कट मारने से पहले ध्यान रखना कि तुम्हें कितना दिखाना है, 40 किलोमीटर। तो 4 गो कट मारोगे तो उसके लिए तुम्हें हर 10 किलोमीटर को कितना मानना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये मान लें कि माना एक नहीं 10 किलोमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, थोड़ा देर के लिए अगर ये मान लें, तो उस कंडीशन में 40 किलोमीटर कितना के बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर इतना हो जाएगा तो एक कट का मतलब समझ ही रहे हो, एक कट का मतलब क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। दूसरा कट का मतलब 20 किलोमीटर, तो 20 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तीसरा कट बराबर में, और एक और थोड़ा सा कट मारना होगा ऊपर, ये 3 हो गया, और ये 30 डिग्री का कोण हो गया, और ऊपर यहाँ पर चौथा कट। समझ में आया। तो ये बताएगा किस चीज को, 40 किलोमीटर को। अब 40 किलोमीटर तो हो गया। अब सोचिए कि मान के चलिए कि ये कुछ टाइम बढ़ा होगा, जैसे कि T1 टाइम में 10 हुआ होगा, T2 टाइम में कितना होगा। तो यहाँ पर हम T दिखा दे रहे हैं, यानी कि किस चीज को, समय को। अब किसी एक निश्चित टाइमिंग पर दूरी कितना हो गया होगा, 40। अब इस लाइन को ऐसे आप मिला दीजिए, इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। अब ये लाइन जो मिला दिए तो किसी T टाइमिंग पर दिखा रहा है कि विस्थापन कितना हो गया, 40 किलोमीटर। बोलो समझ में आ गया। ये लाइनिंग आप डॉट डॉट कर सकते हैं, और इस तरह से ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। यही चीज आपको ग्राफ के पेज पे कर लेना है, बस हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ कैसे दिखाना है। इससे पता नहीं चल रहा है कि T टाइमिंग पर 40 किलोमीटर गए हैं, जहां हम माने हैं 10 किलोमीटर को कितना, 1 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है, इसमें पहले में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा तीसरा में आप अच्छी तरह जान गए थे, बता चुके थे कि कौन सा दिश है कौन अदिश है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख लेंगे, एथी में डाल दिए, ग्रुप में डाल दिए हैं। अच्छा 4 भी बता दिए थे। 5 नंबर में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है सबका। तो 5 का एक थोड़ा सा बताए थे आपको कि वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर इस संरेख है कि नहीं है। तो संरेख है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या है, सत्य है। तो चलिए 5 का एक का आंसर लिखिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए तब उतरिएगा। 1 नंबर एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। हो गया, नोट हो गया। चलिए अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आप समझते जाइए। 5 के 1 नंबर तो ये हम बता दिए थे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए। और जिन बच्चों को नहीं बुझा रहा है, सिंपल है, आप देख लीजिए। वेक्टर ए का मतलब हुआ कि अगर आप पूरब जा रहे हो, तो माइनस वेक्टर ए का मतलब हुआ आप पश्चिम जा रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर पूरब जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम वेक्टर ए लिख ले रहे हैं। और उसी जगह से कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लिखे हैं, माइनस वेक्टर है। तो आप बताइए वो एक ही जगह पर चल रहा है कि कोई ऊपर चल रहा है कोई नीचे चल रहा है, एक ही जगह पे चल रहा है, एक पूरब में चल रहा है और एक पश्चिम में। तो क्या इसे हम संरेख बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। समझ में आया, संरेख बोल सकते हैं, लेकिन ये इनकी दिशा विपरीत होगी। बात समझ में आया। तो इसका आंसर लिखिएगा, पहला का सत्य है क्योंकि, पहला का 5 नंबर 1 लिखिएगा, सत्य है क्योंकि वेक्टर ए
का विपरीत सदिश माइनस वेक्टर ए है, का विपरीत सदिश माइनस वेक्टर ए है जो एक ही तल में है। वेक्टर ए का विपरीत सदिश माइनस वेक्टर ए है जो एक ही तल में है। हो गया। 2 नंबर सुनिए ध्यान से, फिर लिख लीजिएगा। दो संरेख सदिशों का परिमाण। परिमाण शब्द जब भी बोलें तो याद रखना कंफ्यूजन बहुत होगा तुम लोगों को, इसलिए कंफ्यूज मत होना। परिमाण और परिणाम दोनों अलग अलग चीज होता है। परिमाण, परिणाम, तो परिणाम और परिमाण में फर्क याद रखना है। परिमाण जो है एक संख्या को कहा जाता है, बात समझ में आया। परिमाण किसको कहते हैं? संख्या को कहते हैं। अब परिणाम किसी भी चीज को कह सकते हैं जिसको करने से कोई रिजल्ट आता है, और रिजल्ट का हिंदी क्या होता है? परिणाम। जैसे आपका रिजल्ट आया तो परिणाम हो गया। लेकिन रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट में कोई संख्या ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। परिमाण का मतलब होता है कोई एक नंबर, बात बुझाया। जैसे कोई व्यक्ति पूरब में 25 किलोमीटर चला, तब पूरब में 25 किलोमीटर चला, तब पूरब तो दिशा हो गया, लेकिन 25 किलोमीटर क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। परिमाण, परिमाण को इंग्लिश में कहेंगे मैग्नीट्यूड। समझ में आया? मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या चीज? परिमाण। क्लियर हुआ? और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे मोड, मोड यूज करेंगे और इसी को पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? आगे डिटेल में एकदम बताएंगे, आप पहले यहाँ पे समझिए। दो संरेख सदिशों का परिमाण, तो मन में तुरंत आना चाहिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये दिमाग में आना चाहिए परिमाण का मतलब। तो दो संरेख सदिश है, तो संरेख का मतलब होता है एक ही तल पर, चाहे वो विपरीत चले चाहे एक ही दिशा में चले। तो मन में कौन एगो बात सोच लो, जैसे एक ही दिशा में सोच लो कि दो व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। अब एक ही दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं और दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो हम ये भी तो देख सकते हैं कि दो व्यक्ति अगर चल रहे हैं तो हो सकता है कोई स्लो में चल रहा हो और कोई क्या चल रहा हो? फास्ट चल रहा हो। तो जो फास्ट चल रहा होगा उसका परिमाण और जो स्लो चल रहा होगा उसका परिमाण दोनों अलग होगा कि एक ही होगा? हाँ, दोनों स्लो चलेंगे, बराबर बराबर चलेंगे तो परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें क्या है कि संरेख सदिश होंगे अगर, तो परिमाण बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। और ये कह रहे कि ना हमेशा समान होता है, तो क्या कहोगे? असत्य है। क्योंकि कारण क्या दोगे? कारण दोगे क्योंकि परिमाण समान भी हो सकता है और असमान दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो आंसर में लिखिए अब 2 नंबर में असत्य है क्योंकि 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 संरेख सदिशों के परिमाण, संरेख सदिशों के परिमाण बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि संरेख सदिशों के परिमाण बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। संरेख सदिशों के परिमाण बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं। और अलग अलग भी हो सकते हैं। हो गया? चलिए तीसरा नंबर कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। फिर से मन में सोचिए, समान परिमाण तो मन में दो नंबर सोचिए, जैसे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सोच लिए। कह रहा है कि समान परिमाण वाले 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दो सदिश संरेख होते हैं। तो तुम ही सोचो कि कोई अगर आगे जा रहा है 5 किलोमीटर, तो ये भी तो हो सकता है कि उसी वक्त कोई ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा हो। आए तो क्या ये संरेख होगा? कोई ऊपर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो क्या ये संरेख कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये सत्य हुआ कि असत्य होगा? क्योंकि यह जरूरी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि दोनों समान परिमाण वाले की दिशा जो होगी वो क्या हो सकती है? वो अलग अलग हो सकती है, या तल क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो लिखिएगा असत्य है क्योंकि, असत्य है क्योंकि समान परिमाण वाले सदिश, समान परिमाण वाले सदिश अलग अलग तल में भी हो सकते हैं और समान तल में भी हो सकते हैं। अलग अलग तल में भी हो सकते हैं
और समान तल में भी हो सकते हैं, अलग अलग तल में भी हो सकते हैं और समान तल में भी हो सकते हैं, अलग अलग तल में भी हो सकते हैं और असमान तल में भी हो सकते हैं। और समान तल में भी हो सकते हैं। हो गया। अब देखो, कह रहा है समान परिमाण वाले दो संरेख, समान परिमाण, फिर मन में सोचो, समान परिमाण मतलब दो नंबर सोचो बराबर बराबर, जैसे 5 5 सोच लिया, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सोच लिया, वाले दो संरेख सदिश, दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो सभी बच्चे याद कीजिए, समान सदिश किसे कहते हैं, कौन बताएगा? समान सदिश बताए थे, समान सदिश किसे कहते हैं? हाँ बताए थे ना, जिसकी दिशा भी बराबर हो, परिमाण भी बराबर हो। यहाँ देखो क्या कर रहा है, समान परिमाण वाले, तो सदिश का परिमाण तो बराबर है, तो 5 5 ठीक है। दो संरेख सदिश, संरेख सदिश की क्या होती है, दिशा एक ही तरफ होती है कि विपरीत भी हो सकती है? यस, एक ही तरफ भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है, लेकिन विपरीत होगा तब विपरीत सदिश कहलाएगा, एक दिशा में होगा तो समान सदिश कहलाएगा। ई क्या कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश कौन से सदिश होते हैं? समान। तो आंसर होगा कि नहीं, ये समान भी हो सकता है और विपरीत सदिश भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकता है। और ये कहता है कि ना सामान्य सदिश होगा, तो सत्य की असत्य? असत्य। तो आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि क्योंकि समान परिमाण के संरेख सदिश, समान परिमाण के संरेख सदिश विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, संरेख सदिश विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। हो गया। चलिए अब मेन पढ़ाई शुरू होने जा रहा है। ये तो ऐसा ही मोटा मोटी हम लोग दिन काट रहे थे, अब यहाँ से समझिएगा बढ़िया से बाबू लोग, अब कलम रख दीजिए, अब हमारे तरफ पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अब मेन पढ़ाई यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से आपको परीक्षा में सवाल आएगा, किसी भी एग्जाम में बैठिए, ठीक है? तो देखिए अब ध्यान से समझते जाइएगा। अब आपको हम मेन चीज शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जो सदिश है उसका नाम है मात्रक सदिश। सब बात एकदम दिमाग पर रहना चाहिए। मात्रक सदिश को और क्या क्या कहते हैं यह याद रहना चाहिए। मात्रक सदिश का नाम इकाई सदिश भी है, इकाई सदिश। इसी का नाम एकांक सदिश भी है। इंग्लिश सिर्फ एक ही है, यूनिट वेक्टर। तो सब बात एकदम याद रखना है, मात्रक बोले, एकांक बोले, इकाई बोले, लेकिन इंग्लिश एक ही होगा, यूनिट वेक्टर। इस चारों में से कुछ भी बोले, आपको याद रखना है कि किसका बात हो रहा है, ठीक है? ये है क्या, इसे बढ़िया से समझते हैं। मात्रक सदिश को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सदिश की दिशा को समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, मान के चलिए वो पॉइंट ए पर है और पूर्व दिशा में जा रहा है और वो पॉइंट बी तक पहुंचता है, ठीक है? अब ये पॉइंट बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक कोई दूरी तय किया होगा, तो जो दूरी तय हुआ, जो दूरी तय हुआ उसका वैल्यू कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो दूरी ए बी का जो मान होगा, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, ए बी का मान टोटल कितना हुआ, 10 किलोमीटर हुआ, ठीक है? अब हम इस 10 किलोमीटर का मतलब समझते हैं कि इस 10 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये रास्ते को 10 बराबर भागों में बांटा गया। समझ में आया? इस रास्ते को 10 बराबर भागों में अगर बांटते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और इसको हम यहाँ तक 6 मान लेते हैं, 10 को हटा के कितना लिख लेते हैं, 6। तो मान के चलो कि दूरी कितना हो गया, 6। अब 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6,
समझ में आया? ये पॉइंट बी है यहाँ, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखना सब और सुनते रहना, हम पूछते रहेंगे, ठीक है। एकदम सब कोई को ध्यान समझना है। दूरी 6 किलोमीटर है और दिशा कौन सा है? पूर्व दिशा। हमारे राइट साइड में पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में ए बी बराबर जो है वो 6 किलोमीटर है। इसका सही मतलब हुआ कि रास्ता को 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया और हर एक हिस्सा को हम 1 किलोमीटर कहेंगे। हर एक हिस्सा को 1-1 किलोमीटर बोलेंगे। हर एक हिस्सा, हर एक हिस्सा 1 किलोमीटर। तो इस तरह से ये टोटल 6 किलोमीटर हो गया। अगर हम तुमसे ये सवाल पूछें कि कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है लेकिन वो अभी 1-1 किलोमीटर चला है, अभी 1 किलोमीटर ही चला है, तो वो किस दिशा में चला? दिशा पूरब ही रहा। अगर हम कहें कि वो व्यक्ति अब यहां पे आ गया, 2 किलोमीटर चला, क्या बदल गया और क्या नहीं बदला? यस, दो चीज में से एक। परिमाण किसको बोल रहे हो? जितना वो चल रहा है, और मुंह जो उधर है उसका पूरब की तरफ है, तो दिशा। तो आप ध्यान दें कि अगर वो 1 किलोमीटर चले तो भी पूरब दिशा ही रहेगा, 2 भी चलेगा तो भी पूरब ही रहेगा, और 3 चलेगा तो भी पूरब ही रहेगा। तो परिमाण तो बदल रहा है पर दिशा नहीं बदल रहा। इस पर एकदम फोकस करना बढ़िया से। तो परिमाण नहीं बदले, सॉरी परिमाण नहीं, दिशा नहीं बदले लेकिन परिमाण क्या हो रहा हो? बदल रहा हो, तो उस कंडीशन में 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, सिर्फ वैल्यू कितना? 1। अगर 1 किलोमीटर हो या 1 मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु का नाम दे दें, जैसे इस बिंदु का नाम हम सी दे देते हैं, तो ए से सी तक जो दूरी तय हुआ वो 1 किलोमीटर हुआ। समझ में आया? और ए से बी तक 6 किलोमीटर है ना, तो ए से बी तक 6 किलोमीटर हुआ। ए से बी तक एक सदिश राशि ए बी, वेक्टर ए बी होगा, एक सदिश राशि क्या होगा? वेक्टर ए सी। दोनों में फर्क ये है कि वेक्टर ए बी का जो परिमाण है वो कितना है? 6 है, और वेक्टर ए सी का जो परिमाण है वो कितना है? 1 किलोमीटर। लेकिन दोनों में कौन सा बात ऐसा है जो मैच कर रहा है? दिशा मैच कर रहा है, ठीक है। अगर हम 6 के साथ 6 गुना 1 भी लिख दें तो 6 किलोमीटर ही आएगा। बात बुझाया? देखिए 6 और 1 दोनों साथ में है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या चीज? एसी। ये बात समझ में आ रहा है? एक किसी में भी गुना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जिसका परिमाण होता है और जो सदिश बनता है, इस सदिश का ही नाम क्या है? मात्रक सदिश। समझ में आया? मात्रक सदिश सीधा सीधा याद रखना है कि हर सदिश का जितना भी परिमाण है, तो इसका परिमाण 6 था, तो कई हिस्सा में बांट दिए? 6 हिस्सा में। और हर एक हिस्सा का दिशा कभी नहीं बदलने वाला। समझ में आया? लेकिन क्या बदल जाएगा? परिमाण बदल जाएगा। लेकिन ये पहला जो सदिश आपका मिल रहा है जिसका परिमाण कितना है? 1, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक सदिश कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब सुनो, अगर वेक्टर ए बी को थोड़ा देर के लिए हम क्या मान लें? वेक्टर ए मान लें। वेक्टर ए बी को थोड़ा देर के लिए हमने छोटा सा वेक्टर ए मान लिया, तो उस कंडीशन में ये जो AC देख रहे हो वो है तो इसी का ना हिस्सा है। तो अगर हम तुमसे ये कहें कि यहां से यहां तक को वेक्टर ए माना गया है, तो यहां से यहां तक को क्या मानेंगे? तो इसको ए कैप मानेंगे। बात बुझाया? वेक्टर ए और ए कैप में दोनों में फर्क क्या है? तो याद रखना, इसमें और इसमें फर्क बस इतना है कि ये ए कैप जो है वो इसी का हिस्सा है, इसी का ही हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि वेक्टर ए का परिमाण कितना है? 6, और ए कैप का परिमाण कितना है? 1। परिमाण लिखने के लिए दोनों तरफ क्या देते हैं? मैग्नीट्यूड देते हैं। अब मोड नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। समझ में आया? मैग्नीट्यूड देते हैं, और मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। और इस पर कैप लगा देंगे तो समझ लेना कि वो 1 इकाई का बात हो रहा है। समझ में आया?
अब सभी बच्चे ध्यान दें, ये वेक्टर ए बराबर इतना हुआ और ये इतना हुआ। अगर हम इसी को बात करें कि भाई चलो एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात करते हैं कि अगर एक्स अक्ष पर ही चलना रहता, ध्यान दें हम यहां पर एक्स अक्ष बनाए हुए हैं, यहां वाई अक्ष बनाए हुए हैं, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर 6 तक चलो, 1 2 3 4 5 6, वही चीज सेम जो अभी बनाए थे, अभी भी पूरब दिशा ही है, लेकिन हम लिख क्या दिए हैं, एक्स अक्ष। तो यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां तक जो सदिश होगा, इस पूरे 6 को हम लोग वेक्टर ए बोले थे, वेक्टर ए बोले थे, और इतना दूर तक को क्या बोले थे, ए कैप बोले थे, ये बात बोले थे। लेकिन एक अक्ष रहे तो इसकी पहचान करने के लिए हमने क्या किया कि वेक्टर ए तो रहने दिया, लेकिन हम क्या किए, ए कैप को बदल करके अपना से हमने क्या कर दिया, आई कैप। हालांकि ए कैप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो क्या लिख सकते हो, आई कैप, क्योंकि इसका भी परिमाण निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये केवल सिंबल मात्र है आई कैप, जैसे एक अक्ष लिखते हैं उसी के लिए इकाई सदिश के लिए क्या लिखा जाता है, आई कैप लिखा जाता है। बोलो ये बात बुझाया कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, वेक्टर ए देख रहे हो, यह मान, इसका मान टोटल वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल कितना है, 6 है। वेक्टर ए की दिशा किधर है, पूरब दिशा में। अब जो लिखने जा रहे हैं उसको बढ़िया समझना, वेक्टर ए की दिशा पूरब दिशा है ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसे दिखाना हो लिख करके कि हाँ सच में ये पूरब दिशा में है, तो पूरब दिशा के लिए यानी कि एक अक्ष के लिए हम कौन से सिंबल का प्रयोग किए, आई कैप का। और वेक्टर ए में ये भी दिखाना हो कि कितना दूर गया है, ये दोनों बात एक साथ दिखाना हो, तो हमने एक तरीका सोचा कि भाई सदिश राशि कहते किसको हैं, जिसमें दिशा भी आ जाए और परिमाण भी आ जाए, ये दोनों आ जाए तबे ना वो सदिश हो गया। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए का परिमाण है 6, ठीक है, लेकिन 6 लिख देने से क्या दिशा पता चल रहा है, नहीं, तो ये तो सरासर गलत है लिखना। लेकिन अगर बगल में हम आई कैप लिख देंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि चल रहा है 6 और दिशा है पूरब। समझ में आया, तो बोलो दोनों एक साथ ही आ गया, तब उस कंडीशन में वेक्टर ए के बराबर ही हो जाएगा। समझ में आया। अगर कोई कहे कि वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप है, तो इसका मतलब क्या, पूरब दिशा में 3 किलोमीटर। समझ में आया। अगर वेक्टर बी बराबर लिख दे 4 आई कैप, तो पूरब दिशा में 4 किलोमीटर, अब -4 रहे तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, बुझाया। तो आई कैप हम लगाते क्यों है, सिर्फ दिशा बताने के लिए, कैप का प्रयोग सिर्फ दिशा के लिए होता है। और दूसरा बात कि इसका परिमाण कितना होता है, 1, चाहे किसी पर भी कैप लग जाए उसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। हम एन कैप बोल दिए तब इसका मतलब नहीं बुझाएगा, हाँ परिमाण तो 1 होगा, चाहे किसी पे भी कैप हो परिमाण 1 होगा, लेकिन आई कैप का मतलब एक अक्ष होगा नहीं तो पूरब होगा। समझ में आया। और माइनस आई कैप होगा तो क्या होगा, पश्चिम होगा, लेकिन एन कैप लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हम नहीं जानते हैं। हम ही इतना जरूर जानते हैं कि कैप लगा है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, लेकिन दिशा कौन सा होगा नहीं पता। तो हमने बारी बारी से सबके लिए दिशा के बारे में सोचा कि दिशा होता कै गो है, तो मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, देखा जाए तो 10 गो होगा। 10 गो होगा क्या, एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोना, एगो ऊपर एगो नीचे। समझ में आया। और इससे हम लोग दिशा का निर्माण करते हुए सब बात को समझते हैं। वाई अक्ष के लिए हम लोगों ने जे कैप सिंबल बनाया वाई अक्ष के लिए, और जब ऊपर नीचे की बात होगी तो जेड अक्ष के लिए हमने सिंबल क्या बनाया, के कैप। अब हम तुमसे कहें कि भाई 4 जे कैप कोई चला है दूरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर दिशा में वो 4 किलोमीटर गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई उत्तर और पूरब के कोना पर गया, उत्तर और पूरब के कोना पर गया है, तो ओकरा के कैसे लिखेंगे,
तो इसको लिखने के लिए आई का भी यूज करना होगा, जे का भी यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे समझो। मान के चलो है उत्तर है और इधर क्या है पूरब। कौनो कोना पर गया, कोना पर गया तो कोना पर जाएगा तो किधर जाएगा यह तो कंफर्म नहीं है। ऐसे भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है। तो जिधर जाए वहां पर जाने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक पॉइंट मान लेना होगा। जैसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे आया है, यहाँ पर, तो हमको जानना है कि ये किस दिशा में है। बात बुझाया। हमको ये जानना है कि ई अगर वेक्टर ए है, ये पूरा का पूरा क्या है वेक्टर ए है, तो इसका मान क्या होगा, ये मुझे अगर जानना हो तो इसे जानने के लिए हम पहले ये पता करेंगे कि पूरब में कितना चला है। बात बुझाया। जा तो रहा है इधर, लेकिन ठीक से देखा जाए तो तनी तनी पूरब और ही आ रहा है, और साथे साथे उत्तर में भी एक के साथे दो को गति कर रहा है। बात बुझाया। उत्तर में भी जा रहा है, पूरब में। कोना में जाओगे तो उत्तर और पूरब दोनों दिशा में चल रहे हो तुम, तो हम ये चेक करेंगे कि पूरब में कितना गया। तो इतना दूर तक के मान के चलो 5 चला है, तो तुम कहोगे कि 5 आई कैप चला किस दिशा में, तब वेक्टर ए बराबर में मैं क्या लिख लो 5 आई कैप। ये तो हो गया, लेकिन ये पूरा नहीं है, अभी उत्तर में भी गया है। मान के चलो कि उत्तर में इतना दूर गया है, समझ में आया। मान के चलो ये कितना चला 4, तो क्या लिखोगे 4 जे कैप, तब प्लस में यहाँ क्या लिख दोगे 4 जे कैप। अब हम कहेंगे कि वेक्टर ए किसके बराबर है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया। तो सभी बच्चे एक सवाल बताइए, अगर वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप लिखा है तो किस चतुर्थांश में इसका फिगर बनेगा, किस दिशा में जा रहा है बता सकते हो, कौन दिशा में जा रहा है। हई उत्तर है, हई दक्षिण है, हई पूरब है और हई पश्चिम है, कौन दिशा में है दक्षिण पूर्व। इधर 3 आई कैप मतलब इधर चला 3 किलोमीटर, समझ में आया। अब माइनस 2 जे कैप नीचे कितना चला 2 जे कैप, समझ में आया। वो भी किस चीज में माइनस में, तो इसका दिशा इधर हुआ। बोलो, तो इस तरह से हम सदिश राशि का पता कर सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है, देखते ही तुरंत बता देंगे कि कौन दिशा में है। बोलो, ये बात बुझाया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। आई जे और के ये सीधे सीधे हमको अक्ष के बारे में बताता है। आई अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष को बताएगा, और जे बताएगा किसको वाई अक्ष को, और के बताएगा जेड अक्ष को। अगर हम एन कैप लिख दें, ए कैप लिख दें, बी कैप लिख दें, तो ये कौन से अक्ष को बताएंगे। तो आंसर है कि नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि ए कैप का ही मान, ए कैप का ही मान इन तीनों में से कोई एक होगा। समझ में आया। क्योंकि कैप यानी मात्रक सदिश सिर्फ कै गो होता है 3 गो, या तो वो आई होगा, या तो जे होगा, या तो के होगा। समझ में आया। तो ए कैप के ही मान 3 में से कोई एक, या एन कैप के ही मान 3 में से कोई एक हो सकते हैं, या बी कैप के ही मान 3 में से कोई एक हो सकते हैं। बात समझ में आया। अगर हमको दिशा नहीं मालूम रहता है कि कौन कंफर्म कौन सा होगा, तो उसके बदले में हम क्या लिखते हैं बी कैप। समझ में आया। जैसे ए बराबर वेक्टर ए बराबर हम 3 आई कैप लिखे हुए हैं, या हम लिखे हुए हैं ए आई कैप, तो इसका मतलब हुआ एक अक्ष के दिशा में, और इसका परिमाण कितना है ए है। लेकिन अगर हमको दिशा नहीं मालूम हो कि एक्स अक्ष है कि वाई अक्ष है कि जेड अक्ष है, नहीं पता, तो बगल में क्या लिख देते हैं ए कैप। तो सभी बच्चे बताए ए कैप बराबर क्या होगा। नहीं, हाँ आई कैप का मतलब तीनों में से कोई एक होगा। इस समीकरण को सॉल्व करना हो तब ए कैप बराबर क्या होगा। ए इधर आ जाएगा, तो ए इधर आएगा तो ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा ए। देखो तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया कैप का। फॉर्मूला मिला। कोई पूछे कि मात्रक सदिश के फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, सीधे सीधे कहो कि जो सदिश है उसमें उसके परिमाण से क्या कर देना है, भाग दे देना है। जैसे वेक्टर ए का मान 6 आई कैप है, हम तुमसे कहें कि आई कैप का मान क्या होगा, तो बस 6 को इधर लेके आ जाओ, तब वेक्टर ए बटा क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा आई कैप। तो जो सदिश है उसी के परिमाण से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो किसका मान मिलता है आई कैप का। बोलो, इतना बात समझ में आ गया। पहले इतना बात लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
लिखिए, हो गया। लिखो, जिस सदिश का परिमाण एक हो, जिस सदिश का परिमाण एक हो, जिस सदिश का परिमाण एक हो, एक हो, उसे मात्रक सदिश कहते हैं, उसे मात्रक सदिश कहते हैं। यदि वेक्टर ए एक सदिश राशि है, यदि वेक्टर ए एक सदिश राशि है, तो इसके मात्रक सदिश को, तो इसके मात्रक सदिश को ए कैप, ए कैप से सूचित करते हैं, ए कैप से सूचित करते हैं। तो इसके मात्रक सदिश को ए कैप से सूचित करते हैं। ए कैप देखिए बोर्ड पे लिख दिए हैं, ए कैप से सूचित करते हैं। बताइए, अतः ए कैप बराबर क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए बटा में ए। इसी को दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दोनों तरीका है लिखने का। हो गया है? ये समझ में आ गया ना? नीचे लिखिएगा नोट में, दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार इकाई सदिश को, इकाई सदिश को इकाई सदिश को एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए आई कैप, एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप, जे कैप, और जेड अक्ष के लिए के कैप से व्यक्त किया जाता है। हो गया? अब आपको लिखना है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, इसी का नाम है पॉइंट, यानी कि बिंदु सदिश, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट वेक्टर।
लिखिए एक बिंदु के सदिश रूप को स्थिति सदिश या बिंदु सदिश कहते हैं। एक बिंदु के सदिश रूप को स्थिति सदिश या बिंदु सदिश कहते हैं। हो गया। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अगर हम कोई बिंदु ले रहे हैं 3,4, ठीक है, ये बिंदु हो गया। उसी तरह से और भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे -1, 2, 3 ऐसे ले लिए। तो देखा जाए तो ये एक बिंदु है और इस बिंदु को एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। 3 मतलब बताइए क्या है? एक्स अक्ष कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। तो इसका सदिश रूप 3i कैप होगा। आए? अच्छा, 4 के लिए 4j कैप होगा। अच्छा, इसके लिए बताइए -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोलो बुझाया? तो इन सभी सदिशों को हम कौन सा सदिश कहेंगे? बिंदु सदिश या स्थिति सदिश। जैसे में नोट कर लीजिए, कहाँ पे? सब में प्लस, हो गया। आए? ये बुझा रहा है कि नहीं, कि बाउंस कर रहा है? बुझा रहा है ना? बुझाना चाहिए। अब लिखिएगा विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिखिए दो बिंदु सदिशों से निर्मित सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। हो गया। जैसे एक क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन में लिखिएगा एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 2, 3, -1, 4 और 4, 5 है तो इनके भुजाओं के सदिश ज्ञात करें। हो गया। अब ध्यान दो, एक त्रिभुज मान के चलो ऐसे है, इनका शीर्ष दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए ए, तो हम मान लिए कि माना ए बराबर कितना 2, 3, तो ए बराबर क्या हो गया 2, 3। इसको मान लेते हैं बी बराबर क्या है -1, 4 और सी 4, 5। तो सी बराबर है 4, 5। हम आपसे बोले हैं कि विस्थापन सदिश किसको कहते हैं? तो दो बिंदु सदिशों से निर्मित सदिश। यहाँ कितने बिंदु हैं?
3 बिंदु है, हमको 2 बिंदु कोई भी चुनना है, जैसे है 2 गो बिंदु ए या बी, तो ए बी से 2 गो सदिश बन सकता है, एगो ए से बी की तरफ और एगो बी से ए की तरफ। बात बुझाया। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अभी सुन लें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जैसे जाना है गारखा से पटना, ठीक है, तो पटना जाने का एगो सीधा रास्ता है ना, एगो हाजीपुर, हाजीपुर से डायरेक्ट कहाँ, पटना। तो देख डायरेक्ट जाएंगे तो परिणामी कहलाएगा, समझ में आया। हाई जोन देख रहे हैं, गारखा से हाजीपुर तो एगो GH हो गया, एगो क्या हो गया, HP। तो G से H तक और फिर H से क्या तक, P तक, ये दोनों जाइएगा तो वो किसके बराबर होगा, तो GP के बराबर होगा। तो GP को परिणामी सदिश कहते हैं। इसको और डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि आपको अगर कोई सदिश निकालना है तो पहले 2 दान एकदम एक दिशा में चलना है, तीसरा दान उल्टा हो जाना है, समझ में आया। जैसे ए से बी तक आइएगा तो एगो ए बी मिलेगा, फिर एगो बी से सी तक आइएगा तो बी सी मिलेगा। अब की बार उल्टा चलना है, ए से सी, बोलो बुझाया। तो कई गो सदिश हुआ, 3 गो। एगो आपका हो गया वेक्टर ए बी, देखिए वेक्टर ए बी हुआ, ये वाला क्या हो गया, वेक्टर ए बी। क्लियर हो गया। इसको मन करे तो आप छोटा सा वेक्टर ए मान सकते हैं, और ये हो गया वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी को आप क्या मान सकते हैं, वेक्टर बी मान सकते हैं। और एक हो गया वेक्टर ए सी, जिसको आप वेक्टर सी मान सकते हैं। तो वेक्टर ए बी आपको निकालना है, तो वेक्टर ए बी यानी कि वेक्टर ए निकालना है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वेक्टर ए निकालना है जो किसके बराबर है, वेक्टर ए बी के बराबर। तो हमने आपको क्या बोला है, 2 बिंदुओं से निर्मित सदिश। तो आपको जाना है ए से बी तक, ठीक है। तो ए से बी तक जो सदिश बनेगा वो आपको अगर निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, बस जहां पर आप गए हैं वहां से उल्टा घटा दीजिए। पहला से पहला घटाना है और दूसरा से दूसरा। जैसे ए से बी निकालना है तो बी में देखिए पहले कौन है, -1 है, इसमें से घटा दीजिए किसको, 2 को, और यहाँ पे लगा दीजिए कौन सा कैप, आई कैप। बोलो बुझाया। फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए और उसके बाद 4 से क्या घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिए, जे कैप। तो आंसर क्या होगा, -3 आई कैप प्लस 1 जे कैप, आंसर हो गया। बोलो बुझाया। इसी को कौन सा सदिश कहते हैं, विस्थापन सदिश। समझ में आ गया। तो जल्दी से सब कोई बताइए, अगर हमको वेक्टर बी सी यानी वेक्टर बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, 4 + 1, 4 + 1 आई कैप, फिर प्लस 5 - 4 जे कैप। तो आंसर बताइए, 5 आई कैप प्लस जे कैप, एगो इहो आंसर हो गया। बुझाया कि नहीं। हाँ, अगर BC निकालना है तो देखो BC को निकालना तो C पर चढ़ जाना है और C से B को घटा देना है। हमेशा जहां जाएंगे वही जगह से घटाएंगे। B से C पर गए तो C से B घटाएंगे, A से B गए तो B से A घटाएंगे। बुझाया। तो अगर बुझा गया है तो बताओ AC कैसे निकलेगा, वेक्टर AC। बोलो C से A कि A से C, C से A। तो C पर नजर डालो, C है पहला से पहला 4 घटाओ, 4 - 2 क्या लगा देंगे, आई कैप प्लस 5 - 3, तो 5 - 3 जे कैप। तो आंसर 2 आई कैप। बोलो बनाने आ जाएगा। तो इस टाइप का सवाल देंगे तो कर लोगे। अभी एक्सरसाइज का नहीं बनाना है, जितना है ऐसे ही बनाया। तो इसको नोट कर लो और सवाल दे रहे हैं बना के लाइए।